नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट करवाया उसका ग्राफ बनाया हुआ है। आप लोगों ने बेसिकली इसका ग्राफ देख लें, एक दफ़ा कैपिटल एफ ऑफ एक्स और एक दफ़ा एफ ऑफ एक्स का, यानी एक दफ़ा इन पॉइंट्स का बनाया और एक दफ़ा इस फंक्शन का बनाया। इस पॉइंट का जब बनाया उन्होंने कहा 0 पे 1/8 है, तो जितना 0 का पोर्शन होगा उसको फिल करके 1/8 तक ले जाना है। 1 का पोर्शन होगा उसे 3/8 तक ले जाना है। 2 वाले पोर्शन को भी 3/8 और 3 वाले को 1/8। ये होता है फंक्शन का प्लॉट करना। लेकिन जब आप इंटरवल्स की फॉर्म में प्लॉट करते हो तो आपकी प्लॉटिंग इस तरह की नहीं होती। इंटरवल्स की फॉर्म में आपका इस तरह होता है, जितना इंटरवल होगा आपने उधर तक जाना है। जैसे कि पहले आपका <0 था, उस पर 0 पे 0 था, वो यहाँ पे ही रहा। जब 0 और 1 के बिटवीन था तो देखिए 0 और 1 के बिटवीन 1/8 दे रहा था, तो आपने 1/8 तक लाइन लगा दी। जब 1 और 2 तक था, 1 और 2 पे आपने बता दिया कि 1 और 2 तक आपका 4/8 है, ये 1 और 2 पे बता दिए, ये चीज़ यहाँ पे है। 2 से 3 तक आपका 7/8 था, तो जहाँ 2 से 3 था वहाँ आपने 7/8 तक कर दिया। ये सारी लाइंस लगाने के बाद ऐसे ऐसे इनको आपस में आपने मिला देना है, तो ये आपका बेसिकली ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आती है, वो भी, अब ये तो बच्चों एग्जांपल थे जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का कहा था और उसका फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी की तरह था कि बिल्कुल इजीली निकाल ली, बस फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए था और उसकी वैल्यूज़ आनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट अब आपको उन्होंने फिर एक एग्जाम्पल दे दी है और उसमें कहा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, लेकिन आपने इस दफ़ा डॉट्स की निकालनी है। आपने सम ऑफ डॉट्स की निकालनी है जब 2 फेयर डाइसेस आर थ्रोन, यानी कि जो लूडो का दाना होता है बच्चों, बेसिकली उसे डाइस कहते हो आप लोग, कि जब आप 2 लूडो के दानों को एक दफ़ा पे फेंकते हो तो जितने भी उसके पॉसिबल सम्स आते हैं आपने वो उनको निकालना है और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सेकंड वाले में कहा है आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब आप 8 और 11 के सम के रिस्पेक्ट से बात कर रहे होगे। सेकंड में का है ग्रेटर देन 8 के रिस्पेक्ट से, उसके बाद का है ग्रेटर देन 5 बट लेस देन इक्वल टू 10। ये 1 बाय 1 जैसे जैसे पार्ट आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। सबसे पहले देखें, जो एक डाइस होता है उसके अंदर टोटल आपके पास 6 नंबर्स होते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यानी एक के कर होने के आपके पास 6 चांसेस होते हैं। डाइस का बेसिकली फॉर्मूला n डाइसिस का होता है 6 की पावर n। जब आपके पास 2 फेयर डाइसिस हो रहे हैं, इसका मतलब 6 की पावर 2 होगा, तो ये टोटल आपके पास पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो 36 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। अब हर पॉसिबिलिटी पहले हम लिखेंगे, उसके रिस्पेक्ट से फेवरेबल देखेंगे और फिर ये टोटल पे डिवाइड करके निकालेंगे। आप लोगों के लिए मैंने आसानी के लिए बच्चों ये सारा बॉल पॉइंट से लिख दिया है, मैंने हर पॉसिबल पेयर लिख दिया। देखें टोटल फर्स्ट वाले डाइस में भी 1 to 6 एलिमेंट थे, सेकंड वाले में भी 1 to 6 आते हैं। मैंने हर एक के जितने पॉसिबल पेयर थे बना दिए, यानी एक दफ़ा 1 का सबके साथ पेयर, 2 का सबके साथ पेयर, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। अगर आप काउंट करो तो ये टोटल 36 एलिमेंट्स ही बनते हैं आपके पास जब आप 2 फेयर डाइसिस को थ्रो करते हो। तो आपसे उन्होंने कहा है हर एक के पॉसिबल सम बताना है, उसकी प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले जो मिनिमम सम हो सकता है वो 2 डाइसिस को फेंकने से 1 + 1 2 हो सकता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 2 सम की प्रोबेबिलिटी निकालें तो फेवरेबल 1 है, टोटल 36 थे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 आ जाएगा। नेक्स्ट जो सम हो सकता है वो 2 + 1 2 + 1 3 हो सकता है। इसके बेसिकली इस तरह लाइन्स होती हैं। तो 3 सम की प्रोबेबिलिटी के फेवरेबल देखें 2 आ रहे हैं, टोटल 36 2/36 आ गया। इसी तरह जो 4 होंगे, 4 के चांसेस आपके पास 3/36 होंगे। इसी तरह जो 5 एलिमेंट होंगे उसके चांसेस आपके पास 4/36। इसी तरह 5/36 6 7 8 ये आपके पास बेसिकली ये चीज़ बन जाएगी। लेकिन जब आपने 9 पे आना है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। जब आपने 9 पे आना है तो 9 पे आएंगे तो आप देखेंगे 9 पे आपके बेसिकली ये 4 चांसेस रह जाएंगे। इसी तरह 10 सम के चांसेस आपके पास 3 होंगे, 11 सम के चांसेस आपके पास 2 होंगे और 12 के चांसेस 1 होंगे। यानी जितने जितने का सम आपका बनता जा रहा है ऐसे लाइन्स आपने देखी जानी है। जो फेवरेबल होंगे वो ऊपर लिखते जाने हैं, जो टोटल हैं वो आपने नीचे लिखते जाने हैं। करने के बाद जब आप उसे टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, जितने उसके सम्स थे वो ऊपर, उनकी प्रोबेबिलिटी नीचे, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकल आई है। यानी जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी लिखी 1 बाय 1 हर एक के रिस्पेक्ट से कैलकुलेटर की, तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आ गया। यहाँ पे आपका ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रोबेबिलिटी का था तो आपने वो निकाल दिया है। ये फंक्शन उन्होंने आपको खुद लिख के बताया है कि अगर आप लोग गौर करो तो ये बेसिकली इस फंक्शन का सम अप है आपके पास, कि ये इन जनरल जो है इस चीज़ को आप इस फंक्शन के इक्वल भी लिख सकते हो। इसके अंदर 2 पुट करोगे ये आंसर आएगा, 3 करोगे ये आएगा, 4 करोगे ये आएगा। इन जनरल उन्होंने इसे फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया है। आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली आपसे उन्होंने कहा अपने प्रोबेबिलिटी बतानी है जब सम ऑफ 8 और 11 की बात हो रही होगी। अब जो और होता है बच्चों आपके पास स्टैट में वो यूनियन होता है, जो एंड होता है आपके पास स्टैट में वो इंटरसेक्शन होता है। आपसे कहा है 8 और 11 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, अगर आपके पास A यूनियन B आ रहा है और दोनों आपस में अलग अलग हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B।
अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए का रोल 8 प्ले कर रहा है, बी का 11, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग से निकालनी पड़ेगी। 8 की प्रोबेबिलिटी भी हम निकाल चुके हैं, 11 की भी निकाल चुके हैं, वैल्यू लगाओगे एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। जब ग्रेटर देन 8 के लिए बतानी है, 8 से ग्रेटर 9, 10, 11, 12 है, इन चारों की प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। जब 5 से लेस और 10 के इक्वल कहा हुआ है तो देखें 5 से ग्रेटर कहा हुआ है, x से ग्रेटर देन 5 है, तो 5 से ग्रेटर 6 से स्टार्ट होकर 10 तक जाना है, क्योंकि इक्वालिटी 10 तक कही है। आप उसके रिस्पेक्ट से जो वैल्यू से उसको सम अप कर दोगे, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें ये दोनों एग्जांपल्स आपके पास डिस्क्रीट की थी, यहाँ पे भी आपके पास नंबर्स आ रहे थे, यहाँ पे भी आपके पास नंबर्स आ रहे थे। सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना ज़्यादा इजी है, जब फंक्शन निकालना होता है तब थोड़ा आपको इंटरवल डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। चैप्टर ही स्टार्ट हमारा रैंडम वेरिएबल से हुआ था। पहली टाइप उसकी डिस्क्रीट थी, सेकंड उसकी कंटिन्यूस है। मैंने आपको डिस्क्रीट बताई, उसकी एग्जांपल बताई, अब मैं आपको कंटिन्यूस की डेफिनेशंस वगैरह बताती हूँ, फिर इससे रिलेटेड आज आपको एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी। देखें कंटिन्यूस की डेफिनेशन वही है, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड टू बी कंटिन्यूस इट इज if it can assume every possible value in an interval where a and b may be minus infinity plus infinity। मैंने आपको कल कंटिन्यूस की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में बताई थी कि हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट आ सकते हैं इंटरवल की फॉर्म में। तो यहाँ पे बेसिकली यही बात बताई हुई है कि अगर वो कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले ले किसी भी इंटरवल के दरमियान, वो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी हो सकती है, तो वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। कंटिन्यूस का ग्राफ आपके पास इस टाइप का होता है जिसमें कहीं पर भी ब्रेक नहीं आती है आपके पास, ठीक है। जिस तरह टेम्परेचर हो गया, हाइट होगी, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस की एग्जांपल्स होती हैं। उसके बाद इसी डेफिनेशन को आप इस फॉर्म में भी कह सकते हो, ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो सिवाय लिमिट पॉइंट के, तो ऐसे फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा आपके पास, इसमें कोई जंप नहीं होता, कोई आपके पास स्टेप नहीं आता, ब्रेक नहीं आती, ठीक है। अब इसके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये जिस तरह आपके पास पीछे प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज़ हुआ है, इसी तरह इसका भी प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज़ होगा। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है, जो डेरिवेटिव होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स का, वो यहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे, उसका फॉर्मूला ये होगा। ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है ये भी नॉन डिक्रीसिंग होता है आपके पास, यानी पॉजिटिव होता है, और इसका फॉर्मूला आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। ये आपके पास जो फॉर्मूला है ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला है। अगर आपसे कहा जाए कंटिन्यूस का फंक्शन निकालें आप, तो आपने ये वाली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला निकालना है। नेक्स्ट आपसे कहा गया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला बताएं। तो देखें कंटिन्यूस के अंदर माइनस इन्फिनिटी से एक्स था, लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा वही, डिफरेंस ये होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा, और इसका सम इक्वल टू 1 होगा। जैसे कि पिछला हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कहा था कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, सम 1 होता है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिव और ये होगी कि वो +1 तक होता है। डिफरेंस ये माइनस इन्फिनिटी टू एक्स से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और थर्ड बात ये कही हुई है, यहाँ पे भी अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है तो आप देखें d माइनस ई करना है, तो इंटरवल बेसिकली ये होगा, जो बाद में होता है बड़े वाला पॉइंट वो स्टार्टिंग में उसकी आती है, और जो छोटे वाला होता है वो बाद में आता है। अगर आपने इस टाइप के फंक्शन की करनी है तो इन्फिनिटीज़ खत्म हो जाएंगी, ये बेसिकली d टू c में चेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ आपने याद कर लेनी है। ये प्रॉपर्टी याद कर लेनी है, कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, उसके डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। ये मैंने यहाँ पे सर्कल्स किए हैं, मैं इसीलिए ब्रैकेट्स लगाई हैं, कितना कितना आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ करनी है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल की डेफिनेशन है, ये कई जगह पे यूज़ होनी है। प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल ये होता है कि अगर एक पॉइंट के ऊपर कह दिया है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यानी उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल है, उसका आंसर हमेशा आपके पास 0 आता है। यहाँ पे आपको मैंने कंटिन्यूस में हमेशा बताया था एक इंटरवल होता है ए बी, जो कि डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं आपके पास। जिस तरह यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये कोई ना कोई आंसर देगा, लेकिन जहाँ पे वो दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे उस पर आंसर 0 आएगा। और अगर आपको पेपर में कह दिया गया है ए ये ओपन इंटरवल यानी कि क्लोज इंटरवल है, या सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड है, क्लोज सेमी ओपन है या ओपन है, इस टाइप का कोई भी इंटरवल आ गया अगर ए बी के साथ, तो चारों की प्रोबेबिलिटीज़ का आंसर हमेशा आपके पास इक्वल आया करेगा, ठीक है। ये बात आपने याद रख लेनी है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब फॉर्मूलाज के बाद नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है 7.3, 4 और 5। अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करती हूँ।